नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर 5 के संबंध में उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को कंप्लीटली देख लिया है। आज हम लोग उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का मॉडल आंसर और उसका फ्रेमिंग देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी उत्तर को लिखने से पहले हमें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होता है। तो आइए सबसे पहले हम उन बातों को देखते हैं कि ऐसी कौन-कौन से बिंदु हैं जिसको हमें ध्यान में रखकर उत्तर लेखन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने यूपी पीसीएस मेंस का सिलेबस देखा होगा, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इसमें टोटल 8 पेपर होते हैं। यूपी पीसीएस मेंस में टोटल 8 पेपर आपके लिए जाते हैं। जो जीएस का पेपर होता है, वो दोस्तों आपका 20 प्रश्न उसमें होता है और 3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यूपी पीसीएस मेंस में टोटल 8 पेपर होते हैं। जो जीएस का पेपर होता है उसमें 3 घंटा दिया जाता है और 20 प्रश्न आपके होते हैं। दोस्तों, ये जो 20 प्रश्न होते हैं ना, इन 20 प्रश्नों को 2 खंडों में बांट दिया जाता है। प्रथम खंड में अर्थात खंड क में हम बात करें तो आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड ख की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात कुल मिलाकर 20 प्रश्न हमें पूछे जाते हैं और दोस्तों 3 घंटे का हमें समय दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें 10 प्रश्न की, जो खंड क में पूछा जाता है वो 8 अंक के होते हैं। अर्थात प्रत्येक प्रश्न आपके 8 अंक के होते हैं और शब्द सीमा की बात करें तो 125 शब्दों में हमें प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो 8 नंबर के प्रश्न होते हैं जिसे हमें 125 शब्द में लिखना होता है, उसके लिए हमें 2 पेज दिए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 10 प्रश्न हमें 8 अंक के पूछे जा रहे हैं और हमें प्रत्येक प्रश्न में 2 पेज लिखना है, इस प्रकार हमें 20 पेज जो है 8 अंक के प्रश्नों को लिखना है। 80 अंक के लिए हमें 20 पेज लिखना है। ठीक है, ये बात रही खंड क के बारे में। ठीक है, क्या मैंने फिर से बताया कि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक के होते हैं। ठीक है, एक सेकंड में फिर से बता देता हूँ। 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके 8 अंक के होते हैं, शब्द सीमा 125 होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 पेज दिए जाते हैं और 10 पेज, ठीक है, 10 पेज के हिसाब से अगर हमें 2 पेज प्रत्येक प्रश्न में लिखना पड़े तो कुल मिला जुलाकर हमें 20 पेज लिखने होंगे 80 अंक के लिए। उसी प्रकार खंड ख के बारे में बातचीत करें तो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 12 नंबर के होते हैं और शब्द सीमा की बातचीत करें तो 200 शब्द सीमा होता है कि 200 शब्दों में हमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने हैं। अगर इस प्रकार हम बातचीत करें दोस्तों तो इसमें हमें प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 3 पेज दिए जाते हैं, जिसमें अगर हम बातचीत करें तो 10 प्रश्नों को लिखने के लिए 3 पेज के हिसाब से हमें 30 पेज लिखने होते हैं। ठीक है, और 120 अंकों का हमें लिखना होता है। अर्थात हम बातचीत करें तो 20 पेज में हमें 80 अंक मिल रहे हैं और 30 पेज में हमें 120 अंक मिल रहे हैं। इस प्रकार हम बातचीत करें दोस्तों तो कुल मिला जुलाकर हमें यहाँ पर देख सकते हैं 30 पेज और 20 पेज कुल मिला जुलाकर 50 पेज होते हैं, जिसमें हमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। इस 50 पेज को लिखने के लिए अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 180 मिनट हमारे पास होते हैं। अर्थात एक पेज लिखने के लिए हमारे पास 3 मिनट 6 सेकेंड का समय होता है। ठीक है, शायद आप इस कैलकुलेशन को समझ पाए होंगे कि हमें एक पेज लिखने के लिए 3 मिनट 6 सेकेंड का समय होता है। मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ कि हमारे पास कुल जो है दोस्तों 30 और 20 पेज की हम बात करें तो टोटल 50 पेज होता है, जिसमें हमें 3 घंटे का समय दिया जाता है और 50 पेज को अगर हम कन्वर्ट करें मिनट में तो 80 मिनट हमारे पास है लिखने के लिए। प्रत्येक पेज को अगर हम देखें तो 3 मिनट 6 सेकंड हमारे पास प्रत्येक पेज के लिए बचते हैं। इस प्रकार हम बातचीत करें दोस्तों तो जो 8 अंक के प्रश्न होते हैं जिसे हमें 2 पेज में लिखना होता है, उसके लिए हमारे पास 7 मिनट 2 सेकेंड का समय है और जो 3 पेज अर्थात 12 अंक के प्रश्न होते हैं उसके लिए हमारे पास 10 मिनट 8 सेकेंड के समय होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि हम उत्तर लेखन करते समय खंडों को अपने टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार हमें होता है, ऐसा बता दिया जाता है दोस्तों कि हमें प्रत्येक प्रश्न में एवरेज जो टाइम देना है वो 7 मिनट होता है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि हम 12 अंक के प्रश्नों को 10 मिनट देंगे, 11 मिनट देंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें 3 पेज लिखने हैं, जबकि हमें 8 अंक के प्रश्नों में केवल 2 पेज लिखने हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम यहाँ शब्द सीमा के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रैटेजी को बनाएं तो वो दोस्तों वो भी ठीक है, बट इस हिसाब से हमारे हिसाब से ये सही है ये तरीका कि आप इसको पेज वाइज डिक्लेयर करके आप अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। क्योंकि देखिए, जब तक आप साइंटिफिक कोई तरीका नहीं अपनाएंगे ना, मामला बनेगा नहीं, फिर उत्तर लेखन बहुत प्रभावी आपका नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि आप उत्तर लेखन कर पाएँ बट बहुत प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कुछ हम विशेष बातें ध्यान में रखते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शुरुआती दौर में उत्तर लेखन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उस क्रम में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। जैसे पहला बिंदु है कि शुरू में कोई भी एक टॉपिक तैयार करें। आप ऐसा ना सोचिए कि मैं शुरू में ही 5 प्रश्न लिखना शुरू कर दूंगा लगातार, 10 प्रश्न 20 प्रश्न, नहीं। कोई
कोई एक टॉपिक तैयार करिए और उस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं आप, उस प्रश्न को क्रिएट करिए और खुद से लिखिए, ठीक है। और आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, आप उस पे अपलोड करके अपनी कॉपी को चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो शुरू में दोस्तों कोई एक टॉपिक तैयार करके आप ये देखिए कि क्या आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको अपनी कॉपी में डिलीवर कर पा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि शुरुआत में पैसेज फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि देखिए अभी आप शुरुआती प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन, आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज जब आपके पास होगा तब आप कुछ अलग कर पाएंगे, कुछ क्रिएटिविटी कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कई बार बताया फ्लो चार्ट में हमें लिखना चाहिए, मैपिंग करना चाहिए, डायग्राम देना चाहिए, ये सब चीज़ें तब होंगी जब आपके पास नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। तीसरी जो बात है, अभी टॉपर्स कॉपी की तरह अपेक्षा न करें कि अभी हम लिख रहे हैं और हमने टॉपर्स कॉपी देखा कि वो तो इस प्रकार से लिखा जा रहा है बट हमारा कॉपी ऐसा नहीं है, तो होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती दौर में ये बहुत स्वाभाविक बात है कि हमें पैसेज फॉर्मेट में ही लिखना है और टॉपर्स कॉपी की तरह अपेक्षा नहीं करनी है। अब जो चौथी बात है वो ये है कि लिखने के क्रम में, पढ़ाई करने के क्रम में आपको हमेशा टॉपर्स कॉपी को देखते रहना है कि वो किस प्रकार से लिखे हैं, हमें अपने उत्तर को उस लेवल तक लेकर जाना है, ठीक है। अब टॉपर्स कॉपी की बात करें तो चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस, हमें प्रत्येक टॉपर्स की कॉपी को देखना है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की हो या फिर दोस्तों हिंदी मीडियम के, ठीक है। हमें दोनों देखने हैं। इंग्लिश मीडियम की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आएगी, परंतु उसके फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे कि किस प्रकार से फॉर्मेटिंग की जा रही है या फिर किस प्रकार से वो फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैपिंग का प्रयोग कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और देखिए जो अंतिम बात मैं बता दूं कि उत्तर लेखन एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो के माध्यम से या फिर किसी एक लेक्चर के माध्यम से या फिर किसी एक उत्तर लेखन के माध्यम से हम संपूर्ण उत्तर लेखन को समझ पाएंगे या आपकी कॉपी बहुत बेहतर हो जाएगी। नहीं, आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे और देखेंगे कि आपका फाइनली जो आउटपुट निकल कर आएगा, ये 5 से 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कॉपी में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए चूँकि हमारी तरफ से एक विशेष सूचना है, सूचना दोस्तों ये है, चूँकि कई दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, इसके कारण मैं बता देता हूँ कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के संबंध में हमारे द्वारा घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स को रेडी किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं पिछले कुछ दिनों से किसी और संस्थान की कुछ नोट्स शेयर किए, क्योंकि मेरा जो पर्पज़ होता है दोस्तों कि जो चीज़ें अच्छी हैं वो आप तक डिलीवर हो निश्चित रूप से। तो चूँकि कुछ लोगों ने कहा कि देखिए आपका अगर कंटेंट होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा प्रभावी होगा, ठीक है, बच्चे उससे ज़्यादा रिलेट हो पाएंगे। तो मुझे भी ये लगा कि नहीं यार, खुद का मेरा कंटेंट होना चाहिए, खुद का मेरा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं कई दिनों से मेहनत कर रहा था और फाइनली वो लगभग तैयार हो चुका है। रक्षाबंधन के दिन वो आपका लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स तैयार हो चुका है और आपकी तैयारी बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ खड़े होने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको रक्षाबंधन के दिन तैयार रहिएगा, ये लॉन्च होने वाला है, ये विशेष सूचना रही। अब दोस्तों आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। जो भी प्रश्न पूछा गया है उससे समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने उत्तर को बेहतर लिख सकते हैं या फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके मॉडल आंसर्स क्या हो सकते हैं। देखिए मैं अभी पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इससे बेहतर भी उत्तर लिखा जा सकता है, मतलब इसे खराब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, जैसे बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे या फिर साथ में साथ मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या ऐसे बच्चे होंगे जिनका प्रीलिम्स अभी तक नहीं निकला है। तो आप याद रखिएगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का केवल एक ही पैमाना होता है, जिस दिन आपको ये लगने लग जाए कि एग्ज़ाम को मैं रेगुलेट करूँगा, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम रेगुलेट करने लग जाए तो समझ जाइएगा कि आप ऑलरेडी फील्ड से बाहर हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए प्रीलिम्स पेपर में आप बैठ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसमें बैठने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक विषय में, प्रत्येक चैप्टर से कहाँ आयोग प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। हमें प्रत्येक विषय में, प्रत्येक टॉपिक में कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पर जोर नहीं देना है। क्योंकि एक और बहुत मेन फैक्टर होता है, वो होता है करेंट अफेयर्स, ठीक है। आप देखेंगे मैक्सिमम बच्चे जो बाहर होते हैं उसका जो सबसे बड़ा इशू होता है ना, वो होता है करंट अफेयर्स। तो आप लोग अभी दोस्तों समय है करंट अफेयर्स को मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि जिसका करंट अफेयर्स मजबूत रहेगा उसी का प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या है दोस्तों, एक प्रश्न 2025 में 8 अंक में पूछा गया। अब दोस्तों आपको तुरंत ध्यान में रखना है कि जैसे ही प्रश्न 8 नंबर का होगा हमारे पास 2 पेज दिए जाएंगे। अब देखिए प्रश्न क्या है, मैं सबसे पहले प्रश्न को समझा देता हूँ। देखिए किसी भी उत्तर को लिखने से पहले हमें प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझते हैं तो आपके उत्तर का डायरेक्शन भी गलत हो जाता है, ठीक है। आयोग में जो लोग प्रश्न बनाते हैं वो बहुत हाई लेवल के नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई सामान्य प्रश्न क्रिएट नहीं किया जाता। वो हमें दिखने में सामान्य लग सकता है लेकिन वो सामान्य नहीं होता है। अब जैसे देखिएगा इस प्रश्न में चैलेंज क्या है, आपको दिखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उसको वो जो होते हैं इसको किस प्रकार से देखते हैं, और जो लोग सामान्य उत्तर लिखते हैं वो लोग किस प्रकार से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान्य विद्यार्थी है, अगर वो इस प्रश्न को देखना चाहे तो वो क्या समझेगा, उसके मन में जो सबसे पहले इस प्रश्न का कीवर्ड निकल कर आएगा वो यही होगा कि हमें अयोध्या के बारे में सांस्कृतिक महत्व पूछा है, तो हम तो लिख ही देंगे भाई, हम तो उठाकर सब लिखेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है कि प्राचीन साहित्य के आधार पर,
प्राचीन साहित्य के आधार पर, अर्थात आपको सबसे पहली जो कसौटी लगाई गई, सबसे पहला जो प्रतिबंध लगाया गया कि प्राचीन इतिहास के आधार पर आपको लिखना है, ठीक है। आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, जैसे अयोध्या का वर्तमान संदर्भ में क्या प्रसंग है उसका महत्व आपको नहीं बताना है, ठीक है। आप शायद इस प्रश्न को समझ पाए होंगे कि प्राचीन साहित्य के आधार पर हमें अयोध्या के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना है। हो सकता है इसका राजनीतिक महत्व भी रहा होगा, हो सकता है इसका सामाजिक महत्व भी रहा होगा, ठीक है, धार्मिक महत्व रहा होगा, लेकिन हमें सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना है किसके आधार पर, तो प्राचीन साहित्य के आधार पर। अब क्योंकि देखिए हमें 8 नंबर में लिखना है, अर्थात 125 शब्दों में लिखना है, तो हमारे पास लिखने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। अब चूंकि देखिए जैसा कि ये बहुत सामान्य बात होती है दोस्तों, कई बार हमें बताया जाता है कि किसी भी प्रश्न का 3 पार्ट होता है, एक तो इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी, ठीक है, और तीसरा आपका कंक्लूजन, ठीक है। अब देखिए ये बहुत सामान्य बात होती है, लेकिन जो टॉपर्स कॉपी होती है, क्योंकि एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम में मेंटोर्स जो है वो बहुत अच्छे नहीं हैं यार, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम की दुर्दशा इसलिए भी है कि कोई भी मेंटोर्स बन जा रहा है, कोई कुछ भी पढ़ा दे रहा है, ठीक है, मालूम ही नहीं है किसी को क्या पढ़ाना है, बस व्यूज़ आ रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम की दुर्दशा ये है कि उसमें अच्छे मेंटोर्स आपको नहीं मिलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इस प्रश्न का अगर आपको कंक्लूजन लिखना हुआ, तो कंक्लूजन तो अयोध्या के संबंध में बहुत तरीके से लिखे जा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले जो कसौटी लगाई गई कि प्राचीन साहित्य के आधार पर बताना है आपको, तो देखिए अब चूंकि मैं कंक्लूजन एक बार पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम इक्ष्वाकु वंश की राजधानी और भगवान श्री राम की जन्मस्थली के रूप में वेदों, वाल्मीकि रामायण, पुराण और महाकाव्य में वर्णित है। अब चूंकि हमने अयोध्या का जो महत्व है ना दोस्तों, अर्थात अयोध्या की जो भूमिका है, जो प्रासंगिकता है, वो मैंने प्राचीन साहित्य के आधार पर बताया, जैसे वेद, रामायण, पुराण और महाकाव्य, ठीक है। और हमने इसको रिलेट किया कि किसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे इसे सप्तपुरियों में प्रथम कहा जाता है, इक्ष्वाकु वंश की राजधानी रही है और भगवान श्री राम की जन्मस्थली रही है, ये तो प्राचीन काल से संबंधित की बात है, ठीक है। तो इसको हमने रिलेट कर दिया वेद से, वाल्मीकि, पुराण और महाकाव्य से। तो इस प्रकार आपका प्रभावी और प्रश्न के अनुरूप जो है भूमिका तैयार हो जाता है, ठीक है। तो देखिए भूमिका की भी अपनी सीमा होती है, जैसे 3 से 4 लाइन नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3.5 लाइन होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब चूंकि देखिए हमें सांस्कृतिक महत्व के बारे में पूछा गया है 8 नंबर में, अगर दोस्तों मैं मेन बॉडी के बारे में बातचीत करूं, ठीक है, 8 नंबर में अगर हम मेन बॉडी के बारे में बातचीत करें तो कम से कम हमें 8 पॉइंट देने ही देने हैं मेन बॉडी में। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन की बात अलग है, ठीक है, मेन बॉडी में कम से कम हमें 8 पॉइंट देने हैं, लेकिन चूंकि हम एग्जामिनर को मजबूर करेंगे कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिले, ठीक है। अब क्योंकि सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करेंगे तो मेन बॉडी में आपको कितना ही नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन करते हैं जो टॉपर्स कॉपी में देखने को हमें मिलती है, जैसे प्राचीन साहित्य में अयोध्या का वर्णन, ठीक है, अर्थात हम प्राचीन साहित्य के अनुसार यह बताएंगे कि अयोध्या की प्रकृति अर्थात अयोध्या उस समय किस प्रकार थी, ठीक है। तो हमने अथर्ववेद का जिक्र करते हुए अयोध्या को बताया कि इसे देवताओं की नगरी कहा जाता था, जिसकी तुलना स्वर्ग से की गई है, ठीक है। तो हम अयोध्या की अलग वैल्यू एडिशन यहाँ पर कर रहे हैं। फिर सरयू नदी के तट पर स्थित सांस्कृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का परिपूर्ण जो है अयोध्या रहा है। फिर रामायण के बालकांड और अयोध्या के अयोध्या कांड में वैभवशाली इसे बताया गया, अर्थात रामायण में बालकांड और अयोध्या कांड में वैभवशाली इसे बताया गया है। तो इस प्रकार हम एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन के साथ इसको लिख रहे हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन रहा। मैं कहता हूँ कि यार यहाँ से अगर हमें बहुत ज़्यादा नहीं तो 0.5 मिलेंगे ना। अगर हमें 0.5 यहाँ से मिल रहे हैं, 0.5 कंक्लूजन से मिल रहे हैं, 0.5 हमें इंट्रोडक्शन से मिल रहे हैं, तो हमारा 1.5 नंबर तो यहीं से हो गया ना। हम अगर मेन बॉडी में अच्छा लिख पाते हैं तो हमारा 8 नंबर के इस प्रश्न में बहुत बेहतर उत्तर लिखा जा सकता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि इसको हम मैपिंग नहीं कर सकते या फिर करना चाहते भी तो कर सकते हैं हम। जैसे उत्तर प्रदेश के मैप में अयोध्या को दिखा सकते थे कि प्राचीन इतिहास में अयोध्या यहाँ कहाँ पर थी और उसका क्षेत्र कहाँ तक था, बट उतना जाने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा जैसा मुझे लगा। आप बाकी अपने अनुसार इसको देख लीजिएगा। अब चूंकि यहाँ पर देखिए, अब चूंकि मैंने बताया कि उत्तर लेखन एक सतत प्रक्रिया है और धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब जैसे हम सांस्कृतिक महत्व के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो हमने जैसे नंबर डाला 1, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकंड में दिखाना चाहूँगा कि नंबर 1 के जस्ट सारे पॉइंट्स इधर लिखे गए, इधर एक भी इसके नीचे कोई पॉइंट नहीं लिखा गया। अर्थात हम जो हेडिंग डालेंगे, हमारा हेडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर वो दिखना चाहिए। क्योंकि 60 साल का, ठीक है, 65 साल का कोई बुजुर्ग कॉपी चेक कर रहा है तो उसको कॉपी चेक करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो हमें जस्ट इसके जैसे आपने यार बोर्ड में लिखा होगा या फिर आपने अपने मतलब बहुत अच्छे आपने आंसर राइटिंग किए होंगे, बहुत जगह पर किए होंगे, इन्हीं सारी बातों को तो ध्यान में रखकर आप लिखते थे। तो आप इसको याद रखिएगा कि हमें जस्ट हेडिंग के इस साइड लिखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि धर्म और मोक्ष की पूरी अयोध्या को कहा जाता था, इसे मोक्षदायिनी सप्तपुरियों का पहला स्थान उदाहरण। अब देखिए एक बात यहाँ पर और आप इंक्लूड कर लेंगे अपने डायरी में। पहला क्या कि हमें प्रत्येक हेडिंग को हाईलाइट करते हुए लिखना है और हेडिंग के जस्ट इधर हमें सारी बातें लिखनी है। दूसरी कि हमें प्रत्येक पॉइंट में उदाहरण देने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे अयोध्या, मथुरा, गया आदि
ठीक है। तो इस प्रकार कहेंगे कि सप्तपुरियों में ये चूँकि जो सप्तपुरी है उसमें कुछ उदाहरण है, तो इसमें ये अयोध्या भी शामिल था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि हमें प्रत्येक पॉइंट में हेडिंग भी देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को पढ़कर नहीं बताऊंगा, केवल उत्तर लेखन के क्रम में समझाऊंगा। और मैं बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और वहाँ पर ये PDF कंप्लीटली भेज दिया जाता है, तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया गया कि राम राज्य का आदर्श रहा। ठीक है, यहाँ पर राम राज्य विश्व भर में सुशासन और सर्वोच्च मानक माना गया था। उदाहरण के लिए बात करें तो त्याग, न्याय, कर्तव्य परायणता, भातृ प्रेम जो भरत और भरत और जो है राम भगवान का प्रेम रहा, जो लक्ष्मण और राम भगवान का प्रेम रहा। त्याग जैसे पिता के लिए उन्होंने वनवास किया, न्याय, ठीक है, कर्तव्य परायणता, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो हम ये लिख सकते हैं। अगला है इक्ष्वाकु वंश की गौरव गाथा। ठीक है, तो इसको भी हम बता सकते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, एक ऐसा स्टेटमेंट था यहाँ पर, और उदाहरण हम दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर उत्सव और पर्व संस्कृति। तो दीपावली का पर्व जो मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं कि किस लिए मनाया जाता है। ठीक है, अयोध्या वापसी और उनके राज्याभिषेक की खुशी में दीपावली मनाया जाता है, तो इसकी भी अपनी भूमिका रही है। फिर उसके बाद अगला है सद्भाव और समता का संदेश। ठीक है, जैसे समान आदर और समावेशी संस्कृति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जैसे ऋषि वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र और सबरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम यहाँ पर एक प्रभावी कंक्लूजन के माध्यम से इस प्रश्न को कंक्लूड कर रहे हैं, क्या कि अतः अयोध्या केवल ईंट पत्थरों से बना नगर नहीं था, बल्कि शाश्वत भारतीय जीवन मूल्यों, नैतिकता और आचरण की जननी है। यह नगर आज भी संपूर्ण मानव जाति को कर्तव्य निष्ठा और सांस्कृतिक एकता का मार्ग दिखाता है। देखिए, जब भी हम किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो वो दोस्तों भविष्य उन्मुखी होनी चाहिए। हालांकि इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कंक्लूजन लिखने के लिए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि ये एक मॉडल आंसर बेहतर हो सकता है। बाकी आप इसमें मैंने फिर से बताया कि इससे ख़राब नहीं लिखना है। ठीक है, हो सकता है इससे आप अच्छा ही लिखने का प्रयास करें। फिर देखिए, अब इसी प्रकार का प्रश्न आपसे फिर दोबारा पूछ लिया गया, क्या कि प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करिए। 8 नंबर का 2024 में प्रश्न पूछा गया। अब चूंकि प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना है, तो हम यहाँ पर अब कंक्लूजन लिखेंगे कि गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के पावन संगम पर स्थित होने के कारण इसे तीर्थराज कहा गया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है इसको हमने बताते हुए तीर्थराज की यहाँ पर हमने प्रसंग को बताया। फिर उसके बाद हम बता रहे हैं कि यह स्थान भारतीय संस्कृति, शिक्षा और अध्यात्म चेतना का प्रमुख केंद्र रहा है। शिक्षा के संदर्भ में प्रयागराज का आज भी महत्व है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन करेंगे। जैसे अब चूंकि 8 नंबर का प्रश्न है, जैसे धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा बता दिए, क्या, डायग्राम के माध्यम से। उसके बाद सांस्कृतिक इसका महत्व क्या है, तीर्थ परंपरा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये PDF आपको मिल जाएगा तो आप पढ़ लेंगे, मैं केवल बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा यज्ञ और आध्यात्मिक परंपरा यहाँ पर देखने को मिलता है, आश्रम परंपरा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ऐतिहासिक विरासत हमें देखने को मिलता है, सांस्कृतिक समन्वय है, हर्षवर्धन का दान उत्सव है। आप इसको पढ़ लेंगे, जैसा मैंने बताया अयोध्या के बारे में, उसी प्रकार इसको भी लिखना है। फिर यहाँ पर हम लास्ट में कंक्लूजन दे रहे हैं, अतः प्राचीन प्रयाग केवल धार्मिक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, ज्ञान, इतिहास और सांस्कृतिक समन्वय का प्रमुख केंद्र था, जिसकी परंपरा आज भी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गणराज्यों एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। 2024 में 8 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया। तो चूंकि 8 नंबर का प्रश्न दिया गया है तो हमें 2 ही पेज मिलेंगे, अर्थात हमें चूंकि देखिए प्रश्न में 2 खंड है, प्रमुख गणराज्य के बारे में हमें बताना है और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें बताना है। तो इसमें हमें 4 पॉइंट देना है, इसमें हमें 4 पॉइंट देना है। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, ये 4 पॉइंट बन रहे हैं। तो हम जैसे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कंक्लूजन, इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण गणराज्य या संघ राज्य थे, जहाँ राजतंत्र के बजाय सामूहिक एवं कुलीन तांत्रिक एवं लोकतांत्रिक प्रणाली से शासन चलता था। तो बेसिकली 6वीं शताब्दी में ही गणराज्यों का उद्भव हमें देखने को मिलता है। तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उसके बाद चूंकि प्रमुख गणराज्य के बारे में हमें 4 पॉइंट देना है, तो यहाँ पर हम प्रमुख गणराज्य के बारे में 4 पॉइंट दे देंगे। ठीक है, हमारे पास चूंकि पेज 2 ही है तो हम बहुत शॉर्ट में लिखेंगे। लिखने को तो बहुत कुछ है, परंतु कुछ सीमाएँ दी गई हैं, कुछ प्रतिबंध हैं। अब शाक्य गणराज्य के बारे में हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, मल्ल गणराज्य के बारे में हम बता दे रहे हैं, कोली गणराज्य के बारे में, ठीक है, भर्ग गणराज्य के बारे में। इस प्रकार हम 4 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम राजनीतिक जो है और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम यहाँ पर 4 पॉइंट दें कि राजा के स्थान पर गढ़ या संघ था, सभागार था जिसे हम संसद भवन भी कह सकते हैं, सामूहिक निर्णय और मतदान यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, और उसके बाद विकेंद्रीकृत जनहित आधारित जो है यहाँ पर शासन चलता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं छोटा सा कंक्लूजन देते हुए कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों ने सामूहिक निर्णय
सभा आधारित शासन और राजनीतिक सहभागिता की परंपरा को विकसित किया। ये आप कुछ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इस प्रकार से लिख सकते हो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्यों ने सामूहिक निर्णय, सभा आधारित शासन और राजनीतिक सहभागिता की परंपरा को विकसित किया। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इसको देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है, कुछ मॉडल आंसर लिखे जा सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार का है कि प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय के कारणों पर चर्चा करिए। तो चूंकि नगरों के उदय के कारणों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो अभी तक हम लोगों ने मध्यकाल को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चूंकि प्राचीन उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो हम इसका फॉर्मेटिंग देख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखने का प्रयास किया क्या, उत्तर प्रदेश विशेषकर गंगा यमुना द्वाब एवं मध्य गंगा घाटी में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है। यह काल द्वितीय नगरीकरण का चरण माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखा। और प्रमुख प्राचीन नगर कौन कौन से थे, तो मैंने बताया श्रावस्ती हो गया, वाराणसी हो गया, ठीक है, कौशाम्बी हो गया, मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, हस्तिनापुर हो गया, प्रयाग हो गया। तो इस प्रकार हम कुछ नगरों के उदय के कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या कारण थे। तो लौह तकनीकी का प्रसार हुआ, ठीक है, कृषि का विस्तार हुआ, ये जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों कि व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ, महाजनपदों का उदय हुआ, शिल्प एवं उद्योगों का विकास हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हमें सिक्कों और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था विकसित देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पर मैपिंग आप दिखा सकते हैं, और मैपिंग के माध्यम से, ठीक है, चूँकि कितने नंबर का प्रश्न था मैं देख लेता हूँ, शायद 12 नंबर का प्रश्न था क्या, हाँ 12 नंबर का प्रश्न था। तो हमारे पास 3 पेज है, तो हम इसको विस्तृत से बिल्कुल लिख रहे हैं। अब चूँकि देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसे आप याद रखिएगा कि चूँकि देखिए आपको केवल एक ही पॉइंट पूछा है क्या, कि उसके उदय के कारण बताना है। अब कारण में आपको 3 पेज लिखने हैं भाई, ठीक है, तो 3 पेज आप कितना लिखोगे यार, कारण में आप कितना ही बता लो, एग्जामिनर आपको कितना नंबर देगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए हमने पहली यहाँ पर बात बताई इंट्रोडक्शन, दूसरा प्राचीन इतिहास का, प्राचीन नगर का हमने फ्रेमिंग कर दिया, और उसके बाद हम बताते हुए यहाँ पर मैप दिखा रहे हैं। अब मैप में, ठीक है, हम यहाँ पर मैप में दिखा दिए, तो यहाँ से भी हमें 0.5 मार्क्स मिलने के चांस हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर दोस्तों टोटल 7 पॉइंट दिखा रहे हैं 3 पेज में। धार्मिक गतिविधियाँ, अतः प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरीकरण, कृषि अधिशेष, लौह तकनीक, व्यापार, राजनीतिक केंद्रीकरण, शिल्प के परस्पर प्रभाव का परिणाम था। तो ये हम यहाँ पर कंक्लूजन इसका दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। फिर देखिए एक प्रश्न और है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थलों की पहचान करिए। 2023 में 8 नंबर का, चूँकि सबसे पहला पेपर जब पेपर 5 कंक्लूड किया गया था, तो पहला पेपर 2023 में हुआ था, तो ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत सामान्य है, इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र प्रथम नगरीय सभ्यता का गवाह रहा है। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख, और यहाँ पर आप छोटा सा मैप दिखाते हुए उसके बाद यहाँ पर आप हड़प्पाई स्थल को लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सामान्य से प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, और ये एक होमवर्क आपके लिए प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है। तो दोस्तों ये बहुत सामान्य से प्रश्न जो पूछे गए, इसका मॉडल आंसर मैंने दिखाने का प्रयास किया, और जो कुछ छोटी छोटी बातें थी उसको बताया। बाकी ऐसे ही धीरे धीरे हम प्रत्येक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी और बेहतर उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और बाकी मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको ध्यान में होंगी, और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब ये चीज़ें आपको ध्यान में होंगी तो आप बेहतर उत्तर लिख सकते हो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और साइंटिफिक स्ट्रेटजी ही आपको प्रभावी और कंप्लीट पेपर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।